नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मात्रिक छंद करते हैं। मात्रिक छंद आर्य छंद मात्रिक छंद है, ये विषम मात्रिक छंद है। आर्य छंद क्या है हमारा? विषम मात्रिक छंद है ये। तो इसका लक्षण क्या है? यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश स आर्या। यानी जिसकी यस्य प्रथमे पादे द्वादश, कि जिसकी प्रथमे पादे पहली पंक्ति में 12 मात्राएं, मात्रा तथा तृतीय अपि, और तीसरी पंक्ति में 12 मात्राएं, अष्टादश द्वितीय और दूसरी पंक्ति में 18 मात्राएं, चतुर्थ के पंचदश सार्या और चौथी पंक्ति में 15 मात्राएं होंगी, तो वो छंद क्या कहलाएगा? आर्य छंद कहलाएगा। तो इसकी हम मात्राएं, इसका उदाहरण क्या है? सुभग सलिल अवगाहा पाटली संसर्ग सुरभि वन वातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। सुभग सलिल अवगाहा, तो हम मात्राएं लगाते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा पहले मैं मात्रा लगाने से पहले आपको बता देती हूँ कि हमने इससे पहले भी छंद किए थे। इंद्र वज्रा छंद किया, उपेंद्र वज्रा छंद किया। तो उनमें मात्राओं का क्रम हमारा किस प्रकार था कि जैसे इंद्र वज्रा छंद का लक्षण क्या था? स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगोगा। उसमें क्या था कि यगन मगन तगन, इस प्रकार से हमारा ये सारा क्रम था। यानी यमाता राजभान सलगम, ये जो हमारा सूत्र है उनमें ये लागू होता था गण के हिसाब से। परंतु ये जो हमारा आर्य छंद है, ये जो हमारा आर्य छंद है, ये क्या है? विषम मात्रिक छंद है। यानी इसमें हर पंक्ति में अलग अलग मात्राएं हैं। तो इसकी जो मात्राओं की हम गणना करेंगे वो कैसे करेंगे कि जो लघु स्वर है उसकी एक मात्रा है, जो दीर्घ जो स्वर है उसकी 2 मात्राओं के हिसाब से हम इसकी गणना करेंगे। तो मात्राएं हम लगाते हैं। तो सा को कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है, तो कौन सा निशान आ जाएगा? लघु स्वर। फिर भाव में भी हमारा क्या आ जाएगा? लघु आ जाएगा। सुभग, गा में भी लघु आ गया, सा में भी लघु, ला को छोटे की मात्रा है, लघु आ गया। ला को बड़े आ की मात्रा है तो क्या आ जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। तो इससे पहले हमने ये भी समझा था कि हम इन अक्षरों के ऊपर किस प्रकार मात्राएं लगाएंगे कि यदि ह्रस्व स्वर है तो लघु होगी और यदि दीर्घ स्वर है तो दीर्घ मात्रा होगी। तो व में छोटा ओ मिला हुआ है, आई हो गया। ग में बड़ा आ है, एस हो गया। यहाँ पर हा में एस है और विसर्ग हैं। तो अब मात्राओं की हम गिनती करेंगे। यस्य पादे प्रथमे द्वादश, कि जिसकी प्रथम पंक्ति में क्या है? 12 मात्राएं हैं। तो हम इसकी गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 तो हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हो गए और 3 क्या हैं? हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो इनकी गणना भी हम दीर्घ स्वर की भी गणना कैसे करेंगे? इनको भी हम डबल मानेंगे। तो तब हमारे कितने ये मात्राएं हो जाएंगी? 12 मात्राएं यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। यस्य पादे प्रथमे द्वादश, तो पहली पंक्ति में 12 मात्राएं होगी। द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि। अब पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति ये है, तीसरी पहले कर लेते हैं। तो तीसरी में वो क्या कह रहा है कि द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, की तीसरी में भी क्या होंगी? 12 मात्राएं होंगी। तो यहाँ भी हम मात्राएं लगाते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा, दीर्घ स्वर आ जाएगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर के बाद यदि संयुक्त व्यंजन है तो उसको हम क्या कर देते हैं? दीर्घ आदेश कर देते हैं। तो यहाँ भी दीर्घ आ गया, यहाँ आई आ गया, ह्रस्व स्वर आ गया, यहाँ पर ह्रस्व आ गया, यहाँ भी ह्रस्व आ गया, यहाँ भी ह्रस्व आ गया और निध नी द इधर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। र और आ, इसको हम क्या कर देंगे? दीर्घ आदेश कर देंगे। अब इसकी भी हम गणना करते हैं कि यहाँ द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि की तीसरी पंक्ति में भी क्या है? 12 मात्राएं हमारी आनी चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 8, 4 ये हो गई। फिर 1 2 3 4, तो 4 को डबल करेंगे तो 8। तो टोटल हमारी क्या हो गई? यहाँ भी 12 हमारी मात्राएं आ गई। अब लक्षण क्या कह रहा है कि अष्टादश द्वितीय, दूसरी पंक्ति में कितनी मात्राएं आनी चाहिए? 18 मात्राएं आनी चाहिए।
तो यहाँ मात्राएं हम लगाते हैं। यहाँ दीर्घ आ गया, यहाँ ह्रस्व आ गया, यहाँ पर ह्रस्व आ गया। अनुस्वार, यदि ह्रस्व स्वर के बाद अनुस्वार आ जाए या विसर्ग आ जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, दीर्घ आदेश कर देते हैं। तो यहाँ भी हमने दीर्घ कर दिया। सर्ग, र को इधर ले लिया, संयुक्त व्यंजन हो गया, इसको दीर्घ कर दिया, यहाँ हमने ह्रस्व कर दिया। फिर स को छोटे ऊ की मात्रा है, ह्रस्व आ गया, रा में आ है, छोटी ई है, आई आ गया, ह्रस्व स्वर आ गया, यहाँ आई आ गया, यहाँ भी ह्रस्व ह्रस्व दोनों में आ गया, दीर्घ स्वर आ गया और यहाँ भी दीर्घ स्वर आ गया। अब अष्टादश द्वितीय गिनती करते हैं, हम गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर आ गए। 1 2 3 4 और 5, तो 5 हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। तो इनको हम डबल गिनती करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हमारी टोटल मात्राएं आ जाएंगी। अब क्या है, अंतिम पंक्ति में चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, चतुर्थ के पंचदश सा आर्या कि चौथी पंक्ति में क्या है, 15 मात्राएं होंगी। तो 15 मात्राएं हम निशान लगाते हैं। दा को छोटी की मात्रा है, ह्रस्व स्वर आ गया, यहाँ भी ह्रस्व है, यहाँ पर दीर्घ आ गया, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व 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 दीर्घ और दीर्घ। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। 1 2 3 4 और 4 हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। तो 4 7 और 8 कितने हो गए, डबल किया तो हमारे 15 हमारी ये मात्राएं आ गई। तो ये हमारा क्या है, अब टोटल हम मात्राओं की गिनती करते हैं कि हमारी कितनी मात्राएं हैं। प्रथम पंक्ति में कितनी मात्राएं थी, 12, पहली पंक्ति में 12, फिर दूसरी पंक्ति में अष्टादश द्वितीय 18, तीसरी पंक्ति में मात्रस तथा तृतीय अपि 12 मात्राएं और चतुर्थ पंक्ति में 15 मात्राएं। तो टोटल हमने काउंटिंग की तो कितना हो गया, 57 मात्राएं इसमें आ गई। 57 मात्राएं टोटल हमारी इसमें आ गई। तो आर्य छंद हमारा क्या है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रस तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या कि जिसकी पहली पंक्ति में क्या है, 12 मात्राएं होती हैं और तीसरी पंक्ति में भी क्या हैं, 12 मात्राएं हैं। अष्टादश द्वितीय और दूसरी पंक्ति में 18 मात्राएं हैं। पंचदश चतुर्थ के और चतुर्थ जो चौथी पंक्ति है उसमें क्या है, 15 मात्राएं हैं। तो वो छंद हमारा क्या होगा, आर्या छंद होगा। तो हमने मात्राएं ये सारी लगाई कि सुभग सलिल अवगाहा पाटरी संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाए सुलभ निद्रा निद्रहा दिवसा परिणाम रमणीय। तो इस प्रकार जब आप पेपर में इस प्रकार के छंद आए तो आर्य छंद के बारे में यदि पूछा जाए तो ये किस प्रकार का छंद है, ये ना तो ये समृद्ध है ना अर्ध समृद्ध है, अपितु ये क्या है, विषम मात्रिक। एक ही छंद की गणना जो है हमारी विषम मात्रिक छंद में की जाती है। तो इस प्रकार आप इसके बारे में पूरा पेपर में लिख सकते हैं। और जब भी पेपर में इस प्रकार ये जो बीए पार्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, दूसरे वर्ष के स्टूडेंट हैं, उनके लिए उनके सिलेबस में छंद आते हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से इसको अच्छे प्रकार से याद करें। और किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो एचटेट है या नेट का पेपर है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं कि आर्या छंद कौन किस प्रकार का छंद है और इसकी मात्राओं की गणना जो है किस प्रकार से की जाती है। तो अगला छंद करते हैं मालिनी। इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण क्या है, नन्मय ययु मालिनी भोगी लोकै, यानी ये समृद्ध छंद है हमारा। मालिनी हमारा क्या है, समृद्ध है, यानी इसकी प्रत्येक पंक्ति में क्या है, समान मात्राएं हैं। तो कुल कितनी मात्राएं हैं इसमें, 15 मात्राएं आएंगी हमारी। नन्मय, नगन नगन मगन यगन और यगन, मालिनी भोगी लोकै। तो इसके लिए हमें सूत्र पहले जो हमने छंद किए उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो यमाता राजभान सलगम सूत्र है उसको याद करना बड़ा आवश्यक है। यमाता राज भान सलगम
ये सूत्र यदि हम याद कर लेते हैं तो हमारे पूरे गण बन जाते हैं। जैसे य से यगन, मा से मगन, ता से तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, लघु और गुरु। य माता, राज, भान, सलगम। तो 15 वर्णों का ये हमारा मालनी छंद क्या है, 15 वर्णों का समृद्ध है। तो इसमें क्या है, पहले नगन, पहला नगन, फिर दूसरा भी नगन, फिर तीसरे में मगन, फिर चौथे और पांचवें में यगन और यगन, पांचवें में भी यगन। तो इस क्रम से हमारी इसमें मात्राएं रहेंगी। और 8वें और 7वें अक्षर के बाद यति होता है। यति का मतलब क्या है, विराम या विश्राम। यानी जब हम शब्दों का या पद का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जब हम रास्ते में बीच में विराम लेते हैं या विश्राम लेते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो इसके ऊपर मात्राएं लगाते हैं हम। तो पहला हमारा क्या है, नगन। अब नगन का हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि नगन में हमारे कौन कौन से चिन्ह आएंगे, न, स, ल। तो तीनों क्या आएंगे, लघु आएंगे। तो अ भी ह्रस्व है, यहाँ भी ह्रस्व हो गया, यहाँ भी ह्रस्व हो गया। फिर दोबारा से फिर नगन आएगा तो र में भी नगन आ गया, यहाँ भी रा में भी क्या आ गया, ह्रस्व आ गया। तो एक नगन आ गया, उसके बाद दूसरे नगन में भी हमारा रा में ह्रस्व आ गया, यहाँ भी ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व। उसके बाद क्या है, मगन। तो मा, ता, रा तीनों क्या आएंगे हमारे, यहाँ पर एस आएंगे। अब अनवर्थ धनुर, र इधर आ जाएगा, या इसको ज को भी इधर ले लेंगे, रा को भी इधर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। या को क्या है, साथ में स है, अनुज, यास। तो यहाँ भी क्या आ गया, एस, दीर्घ स्वर आ गया। फ में क्या है, बड़ा आ है, यहाँ भी दीर्घ स्वर आ गया। उसके बाद क्या है, यगन। यगन में क्या है, यगन का चिन्ह हमारे क्या आ जाएंगे, आई और डबल एस। तो यहाँ भी आई आ गया, ह्रस्व स्वर आ गया, यहाँ भी ह्रस्व स्वर आ गया, और यहाँ पे क्या है, दीर्घ आ गया। ये क इधर आ जाएगा, क्रूर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घ। हम 3 के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाते जाएंगे। तो इससे हमें पता लगता रहेगा कि ये हमारे गण जो हैं ठीक मात्राएं हमारी इनके ऊपर आ रही हैं। अब यहाँ मात्राएं लगाएंगे, र के ऊपर ह्रस्व स्वर, रवि ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व, फिर यहाँ भी ह्रस्व, यहाँ ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व। फिर सहिष्णु, यहाँ पर दीर्घ, और ये सा हम इधर ले लेंगे, दीर्घ आ जाएगा। सवेद, ये भी दीर्घ आ जाएगा, क्योंकि 2 नगन हैं हमारे और एक उसके बाद क्या है, मगन है। मगन के बाद क्या है, फिर यगन है। ये क्या है, यगन। यगन तो क्या है, आई आ गया, ह्रस्व स्वर आ गया, यगन के ऊपर ह्रस्व स्वर आ गया। फिर हमने दीर्घ कर दिया, फिर यहाँ भी दीर्घ कर दिया, फिर यहाँ ह्रस्व आ गया, दीर्घ आ गया, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, दीर्घ आ गया। क्योंकि ना के बाद क्या है, अनुस्वार है या हलंत है, तो उसको हमने क्या कर दिया, दीर्घ स्वरादेश कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ भी ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व, ये भी ह्रस्व, ह्रस्व ह्रस्व ह्रस्व। गात्रम में दीर्घ आ गया, यहाँ भी दीर्घ आ गया, यहाँ भी दीर्घ आ गया। यहाँ पर क्या है, फिर यगन आ गए हमारे, ह्रस्व स्वर आ गया, यहाँ दीर्घ आ गया, यहाँ दीर्घ आ गया, ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घ। तो 15 वर्ण हमारे आ गए, इसमें पूरे हो गए। आगे यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पहले हमारा क्या आ गया, यहाँ पर नगन आ गया, ह्रस्व स्वर आ गया, यहाँ भी ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व, ये भी ह्रस्व, ये ह्रस्व। उसके बाद क्या है, मगन। तो मगन में मा, ता, रा, दीर्घ स्वर आ गया, मगन में दीर्घ स्वर आ गया, यहाँ भी दीर्घ हो गया, यहाँ भी हमारा दीर्घ हो गया। अब यगन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर। यहाँ ह्रस्व स्वर, र इधर आ जाएगा, दीर्घ हो गया, और ती, विभर्ती। तो गिरिचर इव नागे प्राण सारम विभर्ती। तो ये अंतिम हमारा क्या है, हमें दीर्घ आना चाहिए था वास्तव में लक्षण के हिसाब से, परंतु हमारा एक नियम है कि छंद की आवश्यकता के अनुसार अंतिम वर्ण को हम क्या कर सकते हैं, यदि ह्रस्व है तो उसको हम क्या कर देंगे, दीर्घ आदेश कर देंगे। तो ब्रैकेट में हम यहाँ क्या लिख देंगे, दीर्घ, इसको हम कर देंगे। तो मालनी छंद का हमने लक्षण किया। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक का 4th श्लोक है कि किस प्रकार
राजा जब शिकार करने के लिए जाता है तो सेनापति मृग्या की प्रशंसा करता है कि राजा किस प्रकार लग रहा है कि मानो पर्वत पर विचरण करने वाले, गिरिचर मैंने पर्वत, कि पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान लगातार धनुष को खींचने के कारण उसका जो हाथ का अंगूठे का अग्रभाग है बड़ा कठोर हो गया है तथा सूर्य की किरणों को सहन करने के में समर्थ हो गया है, पसीने की बूंदों से रहित है और शरीर उसका कैसे दिखाई देता है कि शरीर बहुत सुंदर दिखाई देता है और कृश भी हो गया है परंतु विशालता को प्राप्त कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमने मालिनी छंद किया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ननमय ययु मालिनी भोगी लोकई, तो यानी ननमय ययु, नगन नगन मगन यगन और यगन, इस प्रकार ये 15 टोटल हमारी इसके ऊपर मात्राएं आती हैं। 15 वर्णों का ये क्या है, सामृत है। नगन नगन मगन यगन यगन, इस क्रम से क्या है 15 वर्णों का क्या है ये सामृत है। और इसके उदाहरण हमने लिखा। अनवर्थ धनुर्जया सफालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु सवेद लेशई अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्यातत्वाद अलक्ष्यम गिरिचर इव नागाह प्राण सारम बिभर्ती। तो इस प्रकार हम 3 के बाद क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, तो हमें पता भी लग जाएगा कि ये हमारा ठीक चल रहा है मात्राओं के हिसाब से। तो अंत में पेपर में ये सेकेंड ईयर के बच्चों के सिलेबस में भी है। तो अंत में आप क्या लिख सकते हैं कि उपरोक्त जो हमारा छंद का लक्षण है इस उदाहरण में पूर्ण रूप से घटित होता है, इसलिए ये मालिनी छंद का क्या है, उचित उदाहरण है। इसलिए ये क्या है कि मालिनी छंद का उचित उदाहरण है। तो आज हमने 2 छंद किए, कौन कौन से, आर्या छंद और मालिनी छंद। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ये सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेपर में इस तरीके से सवाल आ जाता है कि मालिनी छंद में कितने गण हैं। तो 5 गण हैं, कौन कौन से हैं, नगन नगन मगन यगन और यगन। और इस छंद में कितने शब्दों के बाद विराम होता है, यानी 8 और 7वें के बाद विराम होता है। विराम का मतलब है कि बोलते समय जब हम रास्ते में रुकते हैं, विराम लेते हैं, जैसे अनवर्त धनु जया, यहाँ आप देखें 3 3 6 यहाँ पे हम एक विराम ले रहे हैं, यहाँ पर बीच में क्या हम ले रहे हैं, विराम ले रहे हैं। अनवर्त धनु जया सफालन, जया के बाद हम भी विराम लेते हैं। रवि किरण सहिष्णु, यहाँ भी ऐसे ही विराम आ रहा है। अपचितम अपि गात्रम, यानी पहले 8 और 7 के बाद, पहले हमारा 8 के बाद विराम आता है और उसके बाद क्या है 7वें के बाद विराम आता है। गिरिचर, गिरिचर इव नागहा, गिरिचर एव नागा है। तो ये 8 के बाद क्या है हमारा यहाँ पर बीच बीच में क्या है विराम आ जाता है। तो पेपर में पूछा जाता है जैसे कि मालिनी छंद में कहाँ कहाँ पर विराम आता है। तो जब भी आप छंद करें तब ये ध्यान में रखें कि बीच बीच में कहाँ कहाँ पर विराम आता है। तो ये मालिनी छंद में क्या है कि 8वें और 7वें नंबर, 7वें पर, यानी पहले 8वें पर 8वें शब्दों के बाद और फिर 7वें पर क्या आ जाता है विराम आ जाता है। तो 8 और 7 के बाद क्या है यति आ जाती है। यति का मतलब क्या है विराम। 8 और 7 पर विराम आता है। तो पहले 8 के ऊपर आता है, फिर उसके बाद क्या है 7 अक्षर हमारे बच जाते हैं, तो फिर 7 अक्षर के ऊपर क्या है विराम आ जाता है, यति आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नए संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।